दोस्तों अभी इन्फ्लामेशन को मैंने एक सप्ताह के लिए रोक दिया है, क्योंकि हम लोगों का भी सेल बाकी है, टिश्यू बाकी है, और सेल और टिश्यू समझने के बाद ही हम लोग खास तौर से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा भी ब्लॉक करके चलते हैं इन्फ्लामेशन को। जब तक हम लोग वो टॉपिक्स ले रहे हैं जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी टेबल प्रैक्टिस में देता है। ठीक है, कल आपको फीवर पढ़ाऊंगा मैं, और फीवर के साथ में फीवर के जितने 3 बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे ऑल वायरल फीवर ड्रॉप, हाई फीवर ड्रॉप एंड नॉर्मल फीवर ड्रॉप, तीनों का रेशियो शेयर किया जाएगा। ठीक है, और उसको प्रूवन किया है हमारे ग्रुप के सारे सीनियर मेंबर ने, हमारे सारे दोस्तों ने, हमारे सारे भाई बहनों ने मिलकर प्रूव किया है, और उसको हमारे ग्रुप में कई सालों से यूज किया जा रहा है। वो सारी चीजें आप लोगों को दी जाएगी कल दोस्तों। चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं हम दोस्तों। मिस्थीनिया ग्रेविस आज की सबसे बड़ी समस्या। ठीक है, जिसको कई लोग बोलते हैं कि ये एक प्रकार से अनक्यूरेबल है, लेकिन मेरा मानना है दोस्तों, यदि ऑटो इम्यूनिटी के लेवल पर इन प्रोटोकॉल के साथ यदि S5A3 का हम लोग नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर अप्रोच करते हैं, तो 99% मेरा दावा है कि हम बहुत करीब पहुंच जाएंगे दोस्तों क्यूरिंग कैपेसिटी के। ठीक है, इसलिए हम सबसे पहले जनरल कंसीडरेशन समझते हैं कि भाई मिस्थीनिया ग्रेविस को जनरली लोग क्या जानते हैं। सारे मेडिकल साइंस का स्टडी करने के बाद मेडिकल साइंस के अनुसार मिस्थीनिया ग्रेविस वो कंडीशन होती है जिसमें वॉलेंट्री कंट्रोल यानी आपके इच्छिक कंट्रोल के अंतर्गत आने वाली किसी मसल का यदि तेजी से रैपिड फटीग होता है, रैपिड थकान महसूस होती है, वीकनेस के द्वारा कैरेक्टराइज होती है दोस्तों, तो मान के चलिए मिस्थीनिया ग्रेविस है। कई बार आपके पास पेशेंट आकर बोलता है सर मैं खाना खाने बैठता हूँ और जब मैस्टिकेशन करता हूँ, चबाता हूँ तो मैं थक जाता हूँ, उसके बाद
थोड़ी देर रुकता हूँ, उसके बाद मैं फिर देखूँ तो मैं फिर वैसे स्ट्रांग हो जाती मसल, फिर से मैं खाने लगता हूँ और मेरा खाना नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों रैपिड फटीग और वीकनेस के द्वारा जब ये काज होती है दोस्तों, तो याद रखिएगा मसल्स और नर्व के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा, यानी यहाँ पर मसल्स और नर्व के बीच में ये नॉर्मल कोऑर्डिनेशन होता है, यानी आपका प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, प्री से आपका न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है, सिनेप्सिस होती है, सिनेप्सिस होकर वहां से आगे की तरफ जो पोस्ट न्यूरॉन होता है वहां पर इस सेंसेशन को, इंपल्सेस को जो यहाँ से निकल के आ रही है, इस जो न्यूरोट्रांसमीटर फ्लूइड्स होता है उसमें से आपके पोस्ट न्यूरॉन में आता है, ये प्री ये पोस्ट न्यूरॉन, ठीक है। यहाँ पर जो सेंसेशन आ रहा है वो ब्लॉक हो रहा है, तो मसल्स और नर्व के बीच का कोऑर्डिनेशन वहां पर नहीं हो रहा, उनके कम्युनिकेशन में ब्रेकडाउन के द्वारा मिस्थेनिया ग्रेविस काज हो रहा है दोस्तों। इसीलिए किसी भी प्रकार का जो ट्रीटमेंट होता है ऐसा माना जाता है मॉडर्न साइंस के द्वारा कि मिस्थेनिया ग्रेविस को वहां पर ठीक नहीं किया जा सकता, किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं, केवल सिम्टम और साइंस को आप रिलीव कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों, यदि आप कैरेक्टर देखेंगे तो आप ठीक कर जाएंगे। याद रखना, केवल और केवल आर्म्स और लेग्स की मसल का वीकनेस होना, आप देखते हो डबल विजन हो रहा है, आप देखते हो मिस्थेनिया ग्रेविस में ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, आपकी आंखों का लटक जाना, स्पीच के दौरान डिफिकल्टी इन टॉकिंग, वो आप जो बात करते हैं तो वहां पर प्रॉब्लम आ रही है, चीविंग में प्रॉब्लम आ रही है, चबाने के दौरान, निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने के दौरान प्रॉब्लम हो रही है, यानी सांस लेने में भी आपको वीकनेस हो रही है, ठीक है। मिस्थेनिया ग्रेविस किसी भी एज के पीपल को अफेक्ट कर सकती है, आप वहां पर कंसीडरेशन नहीं कर सकते कि बच्चा मेल फीमेल किसी को भी, इसीलिए यंग वुमेन में 40 साल की एज में और ओल्डर मैन में लगभग 60 साल की एज में मोर कॉमनली आज के कंडीशन में देखने को मिल रहा है। इसलिए ये बहुत सिंपल सा कैटेगराइजिंग जब आप करते हो तो यहाँ पर आपको नजर आता है कि हाँ भाई एक कैटेगराइजेशन कैसे कर रहे हो। लेकिन दोस्तों याद रखना, सिंपल सा कंक्लूजन बता रहा हूं मैं, फिर यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट करता हूं आपको मैं, तब आपको मिस्थेनिया ग्रेविस समझ में आएगा। नर्व मसल्स के साथ कम्युनिकेट करती है, सबको मालूम है, और इसीलिए केवल कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिनकी रिलीजिंग के द्वारा मसल्स अपने रिसेप्टर से, जो वहां पर मसल्स के लेवल पर है, उस रिसेप्टर, ये जो रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर के द्वारा ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है यहाँ से कनेक्ट होता है, और कनेक्ट होकर जो सिग्नल वहां से लेकर आए वर्क का, वो एक नर्व से दूसरे प्री सिनेप्टिक टू पोस्ट सिनेप्टिक नर्व के लेवल पर ट्रांसमिशन करते हैं, और इसी जंक्शन के माध्यम से होता है, और ये फिट कंडीशन होती है। यानी मिस्थेनिया ग्रेविस में जो इम्यून सिस्टम होता है ये प्रभावित हो जाता है, और जब इम्यून सिस्टम प्रभावित होगा, यहाँ पर मल्टीपोलियर, यहाँ पर आप जब देखोगे दोस्तों, यहाँ पर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होने लगता है, और ये एंटीबॉडीज इस रिसेप्टर के साथ बॉन्ड हो जाती है, कॉम्प्लेक्स बनाती है, जो पर्टिकुलरली दोस्तों मसल्स के रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। अब जब मसल्स का रिसेप्टर ही डिस्ट्रॉय हो गया तो डेफिनेटली वहां न्यूरोट्रांसमीटर आ भी जाएगा, तो क्या काम होगा, कुछ काम नहीं होगा दोस्तों। यानी बहुत सारी मसल्स की जो रिसेप्टर साइड होती है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जहां न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि एसिटाइलकोलिन होते हैं उसकी साइट होती है दोस्तों, और वहां पर कुछ ही रिसेप्टर साइट अवेलेबल होती है जिस पर छोटे छोटे महीन नर्व सिग्नल वहां पर मसल्स को प्राप्त करते हैं, इसीलिए यहाँ पर मैक्सिमम रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कुछ ही रिसेप्टर होते हैं, इसलिए हल्का हल्का रिसेप्शन वहां पर प्राप्त होता है, इसीलिए कुछ समय आप रेस्ट कर लीजिए फिर से रिजनरेशन हो जाता है, इसीलिए इसके परिणाम स्वरूप वीकनेस उत्पन्न होती है, ठीक है। ये आपका जेनेटिक भी हो सकता है, बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस ले रहे हो उसके कारण भी हो सकता है, आप कोई ड्रग लगातार कई सालों से ले रहे हो उसके कारण भी हो सकता है, क्योंकि रिसेप्टर बनते बिगड़ते रहते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल अवस्था में रिसेप्टर बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन यदि किसी प्रकार का ऑटो इम्यूनिटी का लेवल पर काम होगा, यानी किसी प्रकार की आपके खिलाफ आपका शरीर काम करेगा, तब वहां पर उसको रीग्रोथ कराना बहुत मुश्किल होता है, रिजनरेट नहीं होता। लेकिन आप जब इलेक्ट्रोमोपैथ की बात करते हो, S5 A3 में 1000 5000 10000 ऐसी मेडिसिन से जो बहुत करीब हम लोग देख रहे हैं कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, किसी ऑटो इम्यूनिटी के कारण प्रॉब्लम हो रही है, उसको हम लोग सर्वाइव करते हुए देख रहे हैं दोस्तों। मैंने प्रैक्टिकल अप्रोच की बात कर रहा हूं, मैंने बहुत मेहनत किया है यहाँ तक आने में, और उन लेवल को समझने में, प्रैक्टिस करने में, बहुत सारी चीजों में मैंने यहाँ पर कमांड देखी है कि नहीं वाकई में रिजल्ट बहुत ऑथेंटिक मिल रहा है। याद रखिए, मिस्थेनिया ग्रेविस का मतलब होता है ग्रेव मसल्स की वीकनेस होना, ठीक है, जो परफेक्टली डिस्क्राइब होता है दोस्तों जब उसमें वीकनेस होती है। यानी ऑटोइम्यून डिसीज में स्केलेटल मसल सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है, सीधी सी बात बता रहा हूं मैं। मिस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट उठने के बाद
बहुत अच्छा महसूस करता है दोस्तों, किंतु जैसे जैसे समय गुजरता है ना, प्रोग्रेसिवली वीकर होता चला जाता है। यानी सुबह से उठा ना बहुत अच्छा है, मैं मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब उठ के मूवमेंट करना शुरू करता है ना, धीरे धीरे मसल्स और नर्व का कोऑर्डिनेशन फेल होना शुरू होता है। आप देखिए, यानी रेस्ट में अच्छा हो जाएगा, और जैसे ही वहां पर मूवमेंट करेगा उसकी मसल्स का जो प्रोग्रेसिवली वीकनेस होना, धीरे धीरे सारी मसल्स का ग्रुप वीक हो जाएगा, और दिन के समाप्ति के बाद तो इतना ज्यादा फील करेगा कि वो बिस्तर पे लेट जाएगा तो उठने का नाम नहीं लेगा। कई लोगों में आपने ये नेचुरली सिम्टम देखा होगा। कभी कभी जब आप किसी वेजिटेबल को चॉपिंग करते हो, काटते हो दोस्तों, ठीक है, याद रखना उस रिपीटेटिव मूवमेंट के साथ में भी आपको लगेगा अब मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूं फिर काटती हूँ, तो मेरा हाथ दुख रहा है ना। आपको तुरंत वहां पर वीकनेस महसूस होती है। कुछ समय रेस्ट किया, 1 या 2 मिनट रेस्ट किया, फिर से आपका हाथ स्ट्रांग हो गया, फिर से आप करने लग गए। ये क्या हुआ? ये मिस्थीनिया ग्रेविस के साइन है दोस्तों, ठीक है। यहीं पर मिस्थीनिया ग्रेविस में एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स अफेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। आपकी जो ऑक्यूलर मसल्स होती है वो अफेक्ट हो गई, जो आई मूवमेंट को कंट्रोल करती है, आईलिड के मूवमेंट को भी कंट्रोल करती है, वो भी फेल हो जाता है, टॉसिस हो जाता है। यानी इस प्रकार से एक आंख की आईलिड नीचे की तरफ लटक जाती है, वो कहलाती है मिस्थीनिया ग्रेविस दोस्तों। याद रख लेना, ऐसे व्यक्ति को डिप्लोपिया यानी डबल विजन की समस्या होती है, साथ ही टॉसिस के साथ में ड्रूपिंग आईलिड्स भी डेवलप हो जाती है। सिंपल से अगर मॉडर्न साइंस की बात करें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करें, मिस्थीनिया ग्रेविस यंग वुमेन को प्रेफरेंटली अफेक्टेड कर रही है, उनका कहना है। जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर सबसे ज्यादा हो रही है। 20 और 30 साल की एज में वो लोग बता रहे हैं कि 20 से 30 साल की एज में अफेक्ट हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान में एक एवरेज 40 साल बताया गया है। याद रखना दोस्तों, ओल्डर एडल्ट में वही 60 से 70 साल के एज में बताया गया है दोस्तों। याद रखना, हम इस ऑड बायमॉडल एज ऑनसेट का कारण क्लियर नहीं देख पा रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ऐसी क्यों कंडीशन है जिसके कारण ये डेवलपमेंट हो रहा है, हम अभी तक पकड़ नहीं पाए, लेकिन एज ऑनसेट का कारण क्लियर नहीं है। बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए जब मिस्थीनिया ग्रेविस का नॉर्मल वसन कॉन्ट्रैक्शन को वहां पर रिलीव किया जाता है दोस्तों, तो सेल्यूलर लेवल पर आप समझिए, ये पूरा सेल, एक सिंगल सेल को निकालकर उसका टीएस काट किया गया, और टीएस काट करके आपके सामने रखा गया कि चलिए ठीक है, आप बताइए ये पर्टिकुलर आपका वेसाइकल्स है जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए, ठीक है। ये एक सेल है और ये आपकी स्केलेटल मसल्स है, ये नर्व है, ये नर्व और ये मसल्स, ये दोनों यहाँ पर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जब हमें वहां पर सर्कुलेशन होगा तो यहां से जो न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए वेसाइकल्स में वो रिलीज होंगे। ये प्री आपका नर्वस सिस्टम होता है, सेल्स में आए तो सेल्स के ऊपर ये रेड कलर के आपके रिसेप्टर नजर आ रहे हैं, ये एसिटाइल कोलिन यहाँ पर निकला और ये एसिटाइल कोलिन इन पर्टिकुलर रिसेप्टर से कनेक्ट हुआ और कनेक्ट होकर अपने पूरे जो इंपल्सेस लेकर आ रहा है उसको ट्रांसमिट कर रहा है। लेकिन जब ऑटो इम्यूनिटी डेवलप होती है आपकी बॉडी में, आपकी इस पूरी प्रक्रिया में इस पर्टिकुलर सेल के खिलाफ यदि ऑटो एंटीबॉडी डेवलप हुई तो वहां पर बी सेल्स आपके खिलाफ जो एंटी एंटीबॉडीज को बनाकर उस पर्टिकुलर सेल्स में भेजेगी, तो वो सेल्स इस पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगी और कनेक्ट होने के बाद वो रिसेप्टर को बाइंड कर देगी और बाइंड करके उसको ब्रेकअप कर देगी, और ब्रेकअप करके केवल कुछ ही बहुत ही मामूली कैरेक्टर जो बच जाते हैं रिसेप्टर के वो रहता है, बाकी का जितने भी रिसेप्टर होता है डिजेनरेट या डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। प्रोटोकॉल 789 यानी सेकेंड डायल्यूशन का प्रोटोकॉल बन रहा है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, पहले ही मैं बता चुका हूं, मोटर न्यूरॉन को जानना चाहिए आपको कि क्या काम कर रहा है। ये न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल पर काम करता है, अर्थात एसिटाइल कोलिन को रिलीज करता है। जो न्यूरोलॉजिकल आप समझ रहे हो, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को डेवलप करता है, ठीक है। यहां पर जो होता है दोस्तों स्पेशली निकोटिनिन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से ये बाइंड होता है, ये दिख रहा है ना, इस पर्टिकुलर रिसेप्टर से ये बाइंड करता है। याद रखना दोस्तों, जो मसल सेल पर मेम्ब्रेन पर रहता है दोस्तों, जो मसल्स की सेल्स होती है उनके मेम्ब्रेन के ऊपर रहता है। याद रखना दोस्तों, ये भी हमें समझना चाहिए कि ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है दोस्तों, यानी एसिटाइल कोलिन की बाइंडिंग इसकी रिसेप्टर की एक्टिविटीज को एक चेन रिएक्शन के रूप में, ये दिख रही है ना, एक चेन रिएक्शन के रूप में दोस्तों वहां पर अल्टीमेटली एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक मसल सेल्स को वहां पर कांटेक्ट कराता है, जिसके कारण आपके सारे फंक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। किंतु जब मिस्थीनिया ग्रेविस होगा तो क्या होगा? क्या यहाँ पर मसल का कोऑर्डिनेशन बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा।
ये हमें समझना चाहिए, ये ऑटो इम्यून डिसीज है। और स्पेशली जब हम इसे दोस्तों कैटेगराइज करते हैं, जैसे कि टाइप 1, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो कि साइटोटॉक्सिक इंजरी को कॉज करती है, यानी सेल के लेवल पर हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हुई और उस सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया दोस्तों। ये कब होगा? ऑटो एंटीबॉडीज के द्वारा होगा। ये ऑटो एंटीबॉडीज आ रही है, ठीक है। इसके द्वारा मेडिकली यहाँ पर याद रखना, मीडिएटेड जितने भी फंक्शन होते हैं इस एंटीबॉडीज के माध्यम से दोस्तों, जो कि स्पेसिफिक होती है इस सेल के लिए, हमारी ओन सेल्स के लिए, हमारे स्वयं के प्रोटीन के लिए स्पेसिफिक होती है और उसके अगेंस्ट काम करती है। इसलिए याद रखना, इन केसेस में पेशेंट बीटा सेल्स जो होती है वो यहाँ पर अप्रोप्रिएटली उससे रिलेटेड एंटीबॉडीज बनाती है, जो कि यहाँ पर जो मल्टीपल सेल्स होती है, मसल सेल्स होती है, वो वहां पर निकोटिनिन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के साथ में बाइंड हो जाती है। और एक बार जब एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी से बाइंड हो जाता है तो याद रखना दोस्तों, ये एंटीबॉडीज यहाँ पर एसिटाइल कोलिन से बाइंड करने में, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर आपके रिसेप्टर होते हैं, जब ये एंटीबॉडीज यहाँ बाइंड हो जाएगी तो ये जो एसिटाइल कोलिन है इस सेल से बाइंड होना असंभव है, वो अनेबल हो जाता है बाइंड करने में। और इसीलिए जो कंट्रोल सिग्नल प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक के लेवल पर आ रहे हैं उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं मिलेगा, ठीक है। जो रिस्पॉन्ड यहाँ ब्लॉक हो गए, ये एसिटाइल कोलिन यहाँ से रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा कुछ, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा और इसीलिए मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। और मसल्स के लेवल पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं हुआ तो वेसल्स के लेवल पर जो सर्कुलेशन होता है नहीं होगा, और नहीं होगा तो वो मसल्स काम नहीं करेगी। इसलिए एंटी यहाँ पर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज भी कॉम्प्लीमेंट से क्लासिकल पाथवे को एक्टिव कर देती है। ये जो क्लासिकल पाथवे है इसको एक्टिव कर दिया जाएगा। और याद रखना दोस्तों, यही कॉम्प्लीमेंट सिस्टम स्मॉल प्रोटीन की एक फैमिली होती है। आप देखो, आपकी पूरी बॉडी में कैस्केड, जो कैस्केड थ्योरी होती है, एंजाइमेटिक कैस्केड थ्योरी होती है दोस्तों, जिसमें बहुत छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं जो इसी प्रकार आपके बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन को डेवलप करते हैं। और यही कारण है जब यहाँ पर एंजाइमेटिक कैस्केड थ्योरी के रूप में ये काम करेगी दोस्तों, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट ऑफ करती है, यानी यही आपकी डिफेंस मैकेनिज्म में जो फर्स्ट लाइन होता है वो वहां काम करती है। लेकिन यहाँ पर तो भाई आपकी कैस्केड थ्योरी फेल हो गई है ना, यानी यहाँ पर जो है एंटीबॉडीज यहाँ पर सेल पर आकर जब यह ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉम्प्लिकेशन का ब्लॉक हो गया है दोस्तों, तो याद रखिए ये कॉम्प्लीमेंट का एक्टिवेशन के कारण इन्फ्लामेशन कॉज हो जाएगा, यानी यहाँ पर सीधा इन्फ्लामेटरी साइंस आपको डेवलप होते हुए नजर आएगा, ठीक है। प्रॉब्लम ऑटो इम्यूनिटी के लेवल पर हुई, यहाँ कोई डिजनरेशन डिस्ट्रक्शन आपके सेल्फ सेल के कारण नहीं हुआ, इस एंटीबॉडीज के कारण हुआ, क्योंकि एंटीबॉडीज हुई तो यहाँ पर कैस्केड थ्योरी एक्टिवेट हुआ, उसके एक्टिवेशन के कारण इन्फ्लामेशन हो गया। और यही कारण है मसल सेल का डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और यही कारण है जो सरफेस के ऊपर जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर आते हैं उनका अमाउंट का ऑटोमेटिकली रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैसिव एंटीबॉडीज बन रही है, आपका कोई काम नहीं है, जाइए आप। तो यहाँ से एसिटाइल कोलिन जो सीक्रेट हो रहा था, एसिटाइल कोलिन ने सीक्रेट करना बंद कर दिया, ठीक है, उसका अमाउंट रिड्यूस होना शुरू हो गया। और मिस्थीनिया ग्रेविस से प्रभावित व्यक्तियों में कुछ लोगों में हार्मफुल एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने लग जाती है, यानी एक और प्रकार की एंटीबॉडीज यहाँ पर ऑटोमेटिकली डेवलप होने लग जाती है, जिसे हम मसल स्पेसिफिक रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एंटीबॉडीज कहते हैं, ठीक है, जो यहाँ इस लोकल मसल्स के लेवल पर डेवलप हो जाती है, क्योंकि मसल्स के तो बहुत सारे ग्रुप है, अब कौन सा ग्रुप अफेक्ट हुआ उसी के अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज बनती है दोस्तों। और ये कारण है मसल सेल के इनसाइड, अंदर के साइड जो प्रोटीन होता है उसके ऊपर ये अटैक करना शुरू करता है। और यही कारण है मसल सेल सरफेस पर स्थित जो निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर होता है उनके इंस्टेड ये सिमिलरली हेल्दी सेल को भी डिस्टर्ब करना शुरू करता है, यानी इनके अंदर अगर कोई हेल्दी सेल भी मौजूद है, मान लो यहाँ पर ये एक सेल का ग्रुप है, ये पूरा अनहेल्दी है, लेकिन यहाँ पर साइड में ये कुछ हेल्दी सेल है जो अपना फंक्शन नॉर्मल कर रही है, ठीक है। तो ये सेल जब यहाँ से ये एंटीबॉडीज आएगी तो इन सेल को डिस्टर्ब करेगी, लेकिन ये आसपास के सेल को भी गलत समझेगी कि ये भी इससे कनेक्ट है, हो सकता है कि इसमें भी कोई डिजनरेटिव डिस्ट्रक्टिव कंटेंट यहाँ पर मौजूद है, जिसको भी मैं डिस्टर्ब कर दूं तो वो अच्छी सेल को भी डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है दोस्तों। यही कारण है हेल्दी सेल भी डिस्टर्ब होने लगती है। इसीलिए बहुत रेयर केसेस में मिस्थीनिया ग्रेविस में दोस्तों एक पेरा नियोप्लास्टिक सिंड्रोम भी प्रोड्यूस हो जाता है। पेरा नियोप्लास्टिक सिंड्रोम यानी नियोप्लास्ट मतलब क्या, कैंसर,
याद रखना दोस्तों, जो कि अंडरलाइन कैंसर होता है जिसको आप ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा कहते हैं। याद रखना, मिस्थेनिया ग्रेविस ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। अब ब्रोंकस कहाँ होता है ना, याद रखना ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा या थाइमिक नियोप्लाज्म जिसको थायोमायोमा कहते हैं दोस्तों, ठीक है, थाइमिक ग्लैंड के लेवल पर एक इम्यून रिस्पॉन्स को यहाँ पर जनरेट करता है दोस्तों, जो कि ऑटो एंटीबॉडीज को जनरेट करता है। और यही कारण है कुछ केसेस में यदि कुछ मसल्स अफेक्टेड होती है तो मिस्थेनिया पेशेंट में दोस्तों याद रखना मिस्थेनिया क्राइसिस को एक्सपीरियंस करता है, यानी पूरा शरीर टूटना शुरू कर देगा। इसीलिए ऐसा पेशेंट ना उठने का ना बैठने का, बिल्कुल बिस्तर पे पड़ा रहेगा, ठीक है। ये लाइफ थ्रेटनिंग मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीज होता है दोस्तों, जो मिस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट को फिर बिस्तर से कभी उठने नहीं देता। एग्जाम्पल के लिए मसल का डिक्रीज फंक्शन जो कि ब्रीदिंग करवाती है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा ऐसे केसेस में आता है। मिस्थेनिया ग्रेविस से मोर्टिलिटी को आप रिड्यूस कर सकते हो इलेक्ट्रोमेपैथ के लेवल पर, यानी मौत को बचा सकते हो, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को रिमूव कर सकते हो। ये हमारे ग्रुप के कई मेंबर्स का दावा है, ठीक है। हमारे आदरणीय राजस्थान नरेश विनोद सर ने भी काफी केस ठीक किए, हमारे राकेश भारद्वाज जी ने, आपके पानीपत के गुरु सर ने, आपके डॉक्टर संजय सिंह सर ने, आपके देवांगन सर ने, इन लोगों ने काफी केसेस, हमारी मलिका मचानी मैम ने काफी केसेस रिजॉल्व किए दोस्तों। इसलिए अपने आप पे कॉन्फिडेंट करना, अपने दिल से पूछना मैंने बिल्कुल सही पढ़ा है, अगर सही पढ़ा है तो मैं ठीक कर सकता हूँ, बस आप उसको फॉलो कीजिए। मिस्थेनिया ग्रेविस में सबसे पहले S5A3 याद रखना, मंथ में एक डोज, ज्यादा नहीं देना, मंथ में एक डोज, क्योंकि ऑटो इम्यूनिटी है। याद रखना यहाँ पर S3A3F1L1B, यहाँ न्यूट्रिशन देने की जरूरत है मसल्स और नर्व को, आप यहाँ पर S3A3F1L1B से न्यूट्रिशन दे रहे हो। यहाँ अल्टरनेट कर दो, स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो रहा है, ऑर्गेनो बूस्टर C3 सेकंड, ये भी सेकंड ये भी सेकंड, फंक्शन दे रहे हो, न्यूट्रल कर रहे हो, यहाँ स्ट्रक्चर को भी न्यूट्रल कर रहे हो, क्योंकि ये डिजेनरेटिव डिस्ट्रक्टिव डिसीज है, इसलिए बहुत मिरेकल काम आपको देखने को मिलेगा। S5F1A3L1WE RE, ठीक है, S5F1A3L1WE या RE, इसको भी आप यहाँ पर दोस्तों सेकेंड डायल्यूशन में चलाइएगा, ठीक है, इसको भी आप सेकंड D6 से या सेकंड आप चलाइएगा। S5F1A3L1WE RE बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट मिलता है दोस्तों। जब न्यूरो बूस्टर की बात आती है तो न्यूरो बूस्टर तो गजब का रिस्पांस दिया है दोस्तों। मैंने D6 में प्रयोग करा तो थोड़ा रिस्पांस मुझे ऐसा लगा कम है, लेकिन जैसे 30 में यूज किया, दो बूंद ऑन टंग डायरेक्ट डलवाया, खतरनाक रिजल्ट आया दोस्तों। मिस्थेनिया ग्रेविस में न्यूरो बूस्टर का 30 पोटेंसी बनाकर दो बूंद दिन में 3 टाइम मैंने ऑन टंग दिया, गजब का रिजल्ट आए, आप इसको देख सकते हो। अल्टीमेट रिजल्ट टेबल प्रैक्टिस में मिले दोस्तों। आप L2C11G को D6 में दीजिए, L2C11G को D6 में दीजिए, वंडरफुल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ये एक छोटा छोटा कंसिडरेशन होता है कि हम इसको किस रूप में समझ रहे हैं, लेकिन जब सिम्टम्स देखते हो तब सिम्टम को टैली करना। बहुत ज्यादा मसल वीकनेस हो रही है, ठीक है, याद रखना मसल्स का लगातार रिपीटेडली जो यूज करते हो वहां वीकनेस नजर आएगा। सिम्टम सामान्यतः रेस्ट करने पर इंप्रूव हो जाता है दोस्तों, इसीलिए आपको हमेशा याद रखना मसल की वीकनेस सबसे ज्यादा पाई जाती है। और कई बार ऐसा होता है किसी भी मसल को जब अफेक्ट होता है तो वॉलेंट्री कंट्रोल जो होता है वो फेल हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है सिम्टम, मसल का ग्रुप कौन कौन सा इन्वॉल्वमेंट है, उस ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है, उस ग्रुप के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट आपको करना है। जब आप इन्वेस्टिगेशन कराते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राम आपको जरूर कराना है दोस्तों। ब्लड में एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज का टेस्ट कराइए, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। याद रखना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट होती है, लेकिन बड़ी बड़ी सिटीज में बड़े बड़े बहुत इजीली हो जाती है, इसलिए आप वहां पर प्रोवाइड करा सकते हैं पेशेंट को। और अगर पहले से ज्यादातर हमारे पास तो पेशेंट जो आते हैं दोस्तों, मैं तो बहुत छोटी सिटी में बैठा हुआ हूँ, जब भी पेशेंट आते हैं 10-12 हजार की टेस्ट रिपोर्ट लेकर ही आते हैं, ठीक है, इसलिए हमें वहां पर जरूरत नहीं पड़ती है, हम वहीं पर उसको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। चलिए, ये था मिस्थेनिया ग्रेविस। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेल एडॉप्टेशन, याद रखिएगा ये वो बेसिक नॉलेज है सेल एडॉप्टेशन, जिसके द्वारा आप किसी ऑर्गन के साइज को बढ़ा सकते हो, उस ऑर्गन के साइज को घटा सकते हो, उस ऑर्गन के संख्या के सेल की संख्या को बढ़ा सकते हो, उस संख्या को हटा सकते हो, उसके वहां से डिस्प्लेसिया करा सकते हो। याद रखना दोस्तों, सेल एडॉप्टेशन सेल में एनवायरमेंटल चेंजेस के रिस्पॉन्स में जो चेंज वहां पर उत्पन्न होता है उसको सेल एडॉप्टेशन कहते हैं दोस्तों।
ठीक है, मैं कल आपको पूरा डिटेल बता चुका था। सेल की नॉर्मल फंक्शनिंग हमेशा डिफरेंट प्रकार के फैक्टर जैसे कि स्ट्रेस, केमिकल एजेंट, कोई भी डिसीज हो, एनवायरमेंटल हैजार्ड हो, अफेक्टेड होता है। हमारे यहाँ का पॉल्यूशन नहीं है, बहुत मान्यूट है, इसलिए हमारे यहाँ का डेवलपमेंट अच्छा है। बड़ी बड़ी सिटीज में जाओगे आपको डेवलपमेंटल डिफेक्ट नजर आएंगे, सेल अडॉप्टेशन आपको वहां हर केसेस में देखने को मिलेगा। इसीलिए अभी अभी जो सेल सर्वाइव हुए हैं दोस्तों, वो अडॉप्टेशन के द्वारा अपना फंक्शन कंटिन्यू करता है। केवल एक्सट्रीम कंडीशन हो जाए, जब बहुत ज्यादा वो प्रभावित हो जाता है, जब सेल के अंदर बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट हानिकारक, ठीक है, जितने हार्मफुल कैरेक्टर होते हैं वहां पर वो अगर कनेक्ट होगा तो होगा। अगर वो सेल इतनी स्ट्रांग है कि किसी भी हानिकारक या जितने भी सब्सटेंसेस है जो डिजनरेटिव डिस्ट्रक्टिव होते हैं उनका सामना कर लेती है, वो उसको बाहर निकाल दे। लेकिन जब सामना नहीं कर पाएगी, इसी के परिणाम स्वरूप सेल का डिस्ट्रक्शन होकर डेथ हो जाती है सेल की। इसीलिए दोस्तों कई मैकेनिज्म होते हैं जिसके माध्यम से आपकी बॉडी सेल्यूलर एडॉप्टेशन करती है, और सेल के अगर आपने स्ट्रेंथ उसको दे रखी है, वो अडॉप्ट अगर कर गई, आपकी इम्यूनिटी परफेक्ट हो गई, देन आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल कंडीशन जीना शुरू कर देंगे। या कोई पेशेंट सेल अडॉप्टेशन डिस्टर्ब हो गया और अगर आपने दिमाग थोड़ा सा लगाया, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। मेटी जी ने तो मक्खन दिया है गुरुदेव, आप सभी को मक्खन दिया है ऑर्गन्स के मेडिसिन। आप केवल ऑर्गन्स के मेडिसिन को समझ के डायल्यूशन देना शुरू कर दीजिए, घबराइए नहीं। अभी 2-3 जूनियर घबरा रहे थे कि सर हमने मेडिसिन दिया एकदम से बढ़ गया। अरे भाई आप बहुत लकी हो, आपने बहुत अच्छी मेडिसिन सिलेक्ट किया, लेकिन आपने डायल्यूशन गलत दिया। ठीक है, एक डॉक्टर को मैंने लाख समझाया, वो आज भी वही ड्रॉप सिस्टम चलता है ना। उसको मैंने कहा D4, तो उसने क्या करा, 30 ml RS लिया, उसमें सारी मेडिसिन का D4 डाल दिया, मतलब D3 से सबके 30-30 ड्रॉप डाल दिए। अरे भाई दिमाग तो दौड़ाओ, 30 ml में आप 7 मेडिसिन का 30 ड्रॉप डाल रहे हो, आपने कितनी ड्रॉप डाली, 210 ड्रॉप। आपने कौन सा डायल्यूशन बनाया भाई, मुझे ये तो बता दो, मैंने तो कभी नहीं सीखा है ऐसा। ठीक है, एग्रावेशन नहीं होगा तो क्या करेगा, आपने तो मोर पॉजिटिव दे मारा उसको है। आपने भले ही मेडिसिन सही सिलेक्ट करिए, ऐसा ना करिए भाई, क्यों नाम डुबा रहे हो मेरा, है ना, आप ऐसा ना करिए, ये गलत है। ठीक है, इसलिए मैं इस डायरेक्ट मेथड के हमेशा खिलाफ रहता हूं। आप डायल्यूशन बना के दीजिए, मेडिसिन कम लगेगा, एग्रावेशन नहीं होगा, पोटेंसी नॉर्मल होगी, पेशेंट जल्दी ठीक होगा। आप ये मत सोचो कुछ केसेस में अर्ली साइन का सिम्टम को आप क्यूर कर जाते हैं, कुछ में आपको टाइम लगता है। एक्यूट केसेस जल्दी ठीक होते हैं, क्रॉनिक केसेस में टाइम लगता है। हमारे ग्रुप में कई डॉक्टर ऐसे हैं जो चाहते हैं 15 दिन में क्रॉनिक केस ठीक हो जाए। हेड्स अप है भाई, आपको याद रखना दोस्तों, सबसे पहले सेल अडॉप्टेशन को समझो। आप एट्रोपी की बात करते हैं, आज आपके पास तमाम तरह के केस आते हैं। ब्रेस्ट एट्रोपी हो गया, सेरिब्रल एट्रोपी हो गया, पेनिस की एट्रोपी हो गई, साहब कई चीजें लेकर आते हैं आपके पास। तो आप समझो तो सही भैया, है क्या, सेल की साइज में कमी होना, डिक्रीज होना एट्रोपी कहलाता है ना। अब आप देखो, आपके बॉडी में कई प्रकार के सेल्स होती है और कई प्रकार के सेल्स अपना काम करती रहती है। ठीक है, अब जनरली हम बहुत सारे सेल्स को एडॉप्टेशन के लेवल पर देखें। अब छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये आरबीसी है, ठीक है, ये आरबीसी का बड़ा रूप है। ठीक है, ये हाइपो यानी माइक्रो, और ये मैक्रोसाइट। सिंपल सी बात है, माइक्रो और मैक्रोसाइट। अगर आपकी बॉडी में सारी सेल्स एक जैसी है, तो एक जैसी सेल आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर का ग्रुप, एक इन सेल्स का ग्रुप बनाती है, जिसको हम टिश्यू कहते हैं। ये सब इक्वली होना चाहिए। ठीक है, अगर वहां इस प्रकार से होगी तो वो टिश्यू कैसे करेगा काम, है ना। वो कहेगा मुझे ज्यादा खाना चाहिए, वो कहेगा मुझे कम खाना चाहिए, उनमें झगड़ा हो जाएगा, डिजनरेशन डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग होने में ताकत कम हो जाती है। अगर इकट्ठे रहेंगे ना, स्ट्रेंथ रहेगी, ताकत रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर सेल के साइज में डिक्रीज होना एट्रोपी कहलाता है। और बड़ी मात्रा में अगर सेल की एट्रोपी, यानी मान लो ये पूरी की पूरी सेल एट्रोपिड हो गई, सिकुड़ गई, ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप बॉडी के किसी भी पार्ट में देखो दोस्तों, उसका डेवलपमेंट रुक जाएगा। ठीक है, उस ऑर्गन से संबंधित जो टिश्यूज होता है उसका वास्टिंग होना शुरू हो जाएगा, उसका जो साइज होता है उस साइज का डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप ये सारा टेस्ट कराते हो ना,
उसमें क्या होता है, सेल की साइज अगर कम हो रही है, डिजनरेशन डिस्ट्रक्शन हो रहा है, आपकी बॉडी टूट रही है, आप देखो ये सारा आपको बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो ऑर्गन्स और टिश्यू का अगर वास्टिंग होना होता है, वहां पर बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलते हैं। ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन इसी लेवल पर आपको देखने को मिलेंगे कि आपकी बॉडी ने सेल के द्वारा कितना एडॉप्टेशन हुआ, और उस एडॉप्टेशन के लेवल पर वो फंक्शन कितना उस ऑर्गन के लिए सही कर रहा है या गलत कर रहा है। इसलिए याद रखना, एट्रोफी होने के कारण समझ जाओ, एट्रोफी होने का कारण एक या ज्यादा कारण हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एट्रोफी होने के कारण समझो, अगर सेरेब्रल एट्रोफी हो रही तो क्यों, पेनाइल एट्रोफी हो रही तो क्यों, ब्रेस्ट की एट्रोफी हो रही तो क्यों, आप क्या कर सकते हो। अगर मैं कहूं कि यार तू उसको न्यूट्रिशन तो दे नहीं रहा है, पुअर न्यूट्रिशन सबसे मेजर कारण होता है किसी भी ऑर्गन, ब्रेन को न्यूट्रिशन देना। अब आप जानते हो सेरिब्रल एट्रोफी अगर हो रही है, आपको मालूम होना चाहिए ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ना। आपके हार्ट से जो ब्लड सप्लाई होती है, मेजर ऑर्गन आपके ब्रेन हो गया, आपका लीवर हो गया, है ना, आपका हार्ट हो गया, आपका लंग्स हो गया, आपका किडनी हो गया, ये मेजर ऑर्गन है, इनकी तरफ सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है, लेकिन आपके ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो रहा, लेकिन आप न्यूट्रिशन ही नहीं ले रहे हो, जो न्यूट्रिशन आपको मिलना चाहिए वो न्यूट्रिशन ही अडॉप्ट नहीं कर रहे हो आप। अब न्यूट्रिशन आपके ब्रेन को नहीं मिल रहा, ये आपकी गलती है, आप ऐसा न्यूट्रिशन ही नहीं ले रहे हो, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा। अगर न्यूट्रिशन, क्योंकि ब्रेन को जितना न्यूट्रिशन लगेगा उतना ही लेगा, आपको स्टिमुलेट करना पड़ेगा उसको, है ना। आप दिन भर खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खा रहे जाओ, यहाँ ऐसी कंडीशन हो गई, आपका सिर दुखने लगा, सब उल्टी कर दिया आपने। उसके बाद देखो आपको सिर बिल्कुल हल्का, आप देखो हेडेक होता है, कंजेशन होता है ब्रेन में, है ना। आपको संतुलित आहार का आपने सुना होगा, पुराने लोग कहते आ रहे हैं, आयुर्वेदाचार्य जितने हैं सारे लोग कहते आ रहे हैं संतुलित भोजन करो भाई। मॉडर्न साइंस भी कहता है हेल्दी डाइट खाओ, इतनी कैलोरीज खाओ, बिल्कुल सही है, लेकिन यूज करता है कोई, कोई नहीं करता। याद रखना, पुअर नरिशमेंट आज की कंडीशन का सबसे बड़ा कारण है। आप खा रहे हो, खूब खा रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप नरिशमेंट ले रहे हो पूरा, मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, न्यूट्रिशन, मिनरल्स, है ना, आप क्या क्या चीज कितनी कितनी लेना आप नहीं ले रहे हो, और उसी कारण से आज आपको तरह तरह की एट्रोफीज डेवलप हो रही है, यानी सबसे बड़ा कारण पुअर न्यूट्रिशन। तो आपके पास जब ये केसेस आते हैं तो सबसे पहला ध्यान आपको ये होना है कि मुझे पर्टिकुलर उस ऑर्गन को न्यूट्रिशन देना। तो न्यूट्रिशन कैसे दोगे भाई, उस ऑर्गन के फंक्शनल मेडिसिन के माध्यम से दोगे ना, सीधी बात है, आपको फंक्शनल मेडिसिन सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करना है, ब्रेन का डेवलपमेंट करना है, आपको याद रखना है ब्रेन की तरफ S1C1 वर्वन जाएंगे, ब्रेस्ट की तरफ S2C1L1 आरी जाएगा या बी जाएगा, याद रख लेना। डिक्रीज ब्लड सप्लाई, ये दूसरा कारण होता है। किसी भी ऑर्गन की तरफ अगर ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो रही है, तो आप अगर किसी ऑर्गन को न्यूट्रिशन दे रहे, मान लो आपको मैंने कहा S2L1B दे दो, ठीक है, आप S2L1B दे रहे हो, दो काम कर रहे हो आप, यहाँ पर S2 जहां जहां काम करेगी उसमें हर जगह पर न्यूट्रिशन दे रहे हो, यानी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर को आपने न्यूट्रिशन दे दिया। अगर इसको थोड़ा सा चेंज करें हम, S2L1C1B कर दें, S2L1C1RE कर दें, अब आप मुझे बताओ कहां भेज रहे हो आप, है ना। S2L1C1B हर जगह जहां ब्लड से रिलेटेड, कैपिलरी से रिलेटेड, सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वहां ठीक करेगा, और जहां पर S2L1C1RE का प्रयोग किया जाएगा, S2L1C1RE का स्पेशल इफेक्ट होता है, ये पर्टिकुलरली यहां पर आप ब्रेन की तरफ भेज रहे हो, ये पर्टिकुलरली आप पूरी गायनिक सिस्टम की तरफ भेज रहे हो, हर ग्लैंडुलर लेवल पर आप स्टिमुलेट कर रहे हो, आप वहां पर सर्कुलेशन बढ़ा रहे हो, आप वहां की प्रोसेस को स्टिमुलेट करना है, आप आरी का प्रयोग करोगे, आप वहां सर्कुलेशन बढ़ाना है, बी का प्रयोग करोगे। इसलिए डिक्रीज ब्लड सप्लाई के लेवल पर भी आप आरी को दोगे, न्यूट्रिशन बढ़ाएगा, पुअर नरिशमेंट जो हो रहा है उस नरिशमेंट को दूर करेगा, वहां पर तेजी के साथ में वहां पर पोषण मिलेगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है सब चीज नॉर्मल है लेकिन वर्कलोड बहुत हो गया, एक्सरसाइज की कमी हो गई, ठीक है, आप वर्कलोड या तो बहुत ज्यादा कर रहे हो या एक्सरसाइज कर नहीं रहे हो, अर्थात जो ब्लड वेसल्स होती है आपकी बॉडी की, जो कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी, रिलैक्सिबिलिटी होती है वो फेल हो गई, है ना। याद रखना आपकी बॉडी में पूरे ब्लड सर्कुलेशन हर ऑर्गन को जितना डिमांडेड है उतना मिलना चाहिए, इसलिए वर्कलोड या एक्सरसाइज की कमी, यानी कोई इतना वर्क करता है कि वहां पर न्यूट्रिशन ही कम पड़ जाता है, और कोई इतनी एक्सरसाइज करता है
मतलब एक्सरसाइज नहीं करता, बैठा रहता है, देखो उल्टा काम हो जाता है। यानी ये दोनों कंडीशन ये अफेक्ट करती है, इसलिए हर पेशेंट को ऑब्जर्वेशन इस लेवल पर करिए आप। नर्व और हार्मोन के द्वारा कंट्रोल का लॉस हो जाना, यानी बॉडी की होम्योस्टेसिस का बैलेंस नहीं होना। मैं बार बार कहता हूं आपको, ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की जड़ है जो मैं बता रहा हूं, ये 5 चीजें। ठीक है, अगर आपको जानना है ना, सेल का डेवलपमेंट कराना है। अब एट्रोफी मतलब क्या है, सेल आपकी काम नहीं कर रही है, सेल छुट्टी हो रही है, उसका न्यूट्रिशन कम हो रहा है। ठीक है, नर्व और हार्मोन्स का कंट्रोल, मैं आपको बार बार कहता हूं, अवर बॉडी पार्टली कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम एंड पार्टली बाय हार्मोनल सिस्टम, जो प्रूव करता हूं यहाँ पर। ठीक है, ये वो चीजें हैं जिसके माध्यम से आपको मैंने बताया ग्रोथ और नर्वल लेवल। ठीक है, याद रखना, टिश्यू और ऑर्गन की इंट्रिंसिक डिसीज होना, यानी हो सकता है उस ऑर्गन की कोई अंदरूनी बीमारी हो। ठीक है, उस ऑर्गन की अंदरूनी बीमारी है, ये आ गया स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू में। पहले 4 पॉइंट, पुअर न्यूट्रिशन, वहां पर आप दोस्तों पर्टिकुलर नरिशमेंट दो, पोषण दो, उसको खाने को दो आप। दूसरा डिक्रीज ब्लड सप्लाई, आप यहाँ पर उस ऑर्गन के मेडिसिन के, फंक्शनल मेडिसिन के साथ ब्लड सप्लाई को, न्यूट्रिशन वाली बी को बढ़ा दो। स्टिमुलेट करना है, आरई को बढ़ा दो। वर्कलोड और एक्सरसाइज की कमी हो रही है, आरई को बढ़ा दो, स्टिमुलेट कर दो। नर्व और हार्मोन का कंट्रोल का लॉस होना, यानी होम्योस्टेसिस, इधर आप ग्लैंडुलर सिक्रेशन बढ़ाओ, इधर आप नर्वस सिस्टम में डब्ल्यू का उपयोग करके नर्वस सिस्टम को बढ़ा दो। टिश्यू या ऑर्गन की इंट्रिंसिक डिसीज होती है, वहां पर उस ऑर्गन के स्ट्रक्चर को पकड़ो कि वहां C1 का रोल है कि C2 का रोल है कि C3 का, कि C5 कि C5, या फिर ऑर्गन स्पेसिफिक C6 किडनी की तरफ, C10 आपके इंटेस्टाइन की तरफ, लीवर की तरफ, C13 म्यूकस मेम्ब्रेन थ्रॉट की तरफ, बोन मैरो की तरफ, C15 आपके लार्ज इंटेस्टाइन स्टमक की तरफ। आप कहां पर जाना चाहते हो, उस टिश्यू ऑर्गन की इंट्रिंसिक डिसीज की तरफ आप चले जाइए। इसीलिए अगर ये माइन्यूट चीजें आपको समझ में आई, अब आगे बढ़ते हैं। एट्रोफी कितने प्रकार की होती है? एट्रोफी 2 प्रकार की होती है, एक फिजियोलॉजिकली, एक पैथोलॉजिकली। बोथ आर क्यूरेबल बाय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। याद रखना, आप ही लोग प्रूव करोगे, आप ही लोग इस सेम के बाद होते होते आप लोगों में से दर्जनों लोग वहां पर प्रूव करके बता देंगे कि सर आपने कहा था ना ये फलानी एट्रोफी है, मैं फिजिकल एट्रोफी के लेवल पर इसको डायग्नोस किया, मैंने ट्रीटमेंट किया ऑर्गन के फंक्शनल मेडिसिन के साथ, वहां पर सर्कुलेटरी मेडिसिन, यानी इस प्रकार का प्रोटोकॉल जहां पर उस पर्टिकुलर ऑर्गन की L1B के साथ सपोर्ट और ऑर्गन की मेडिसिन, फंक्शनल मेडिसिन आपने लगा दी और उसी के स्ट्रक्चरल मेडिसिन दे दी, तो आपने ठीक करा। तो फिजिकल एट्रोफी हुई मतलब फंक्शन गड़बड़ है, और अगर पैथोलॉजिकल एट्रोफी हुई यानी स्ट्रक्चर गड़बड़ है, तो वहां ऑर्गेनोबूस्टर का रोल है, गैंग्रेनल फोर्ट का रोल है। और अभी तो आ गया गैंग्रेनल सुपर फोर्ट, टॉप क्लास रिजल्ट। ठीक है, बहुत ही टॉप क्लास रिजल्ट आ रहा है, अभी नहीं बताऊंगा मैं भी सीनियरों को भी नहीं बताया, बहुत अभी मेरे कुछ पैथोलॉजिकल टेस्ट उसके बाकी हैं, वो टेस्ट आ जाए मैं फिर आपको डालूंगा और रिजल्ट बताऊंगा दोस्तों। मजेदार रिजल्ट आ रहे हैं। अब हम लोग कह सकते हैं कि वी आर द कैंसर स्पेशलिस्ट, हम सब कैंसर स्पेशलिस्ट बनेंगे दोस्तों। याद रखिएगा, जब आप एग्जाम्पल देखते हो, फिजिकल एट्रोफी का उदाहरण है चाइल्डहुड में थाइमस की एट्रोफी हो जाना। जो थाइमस ग्लैंड होती है, उस थाइमस ग्लैंड की एट्रोफी हो जाती है। एडोलसेंस, जैसे आप जवानी में आते हो, टॉन्सिल्स का एट्रोफिड हो जाना हो जाता है, आपके टॉन्सिल एट्रोफिड हो जाते हैं क्योंकि बचपन से आप बीमार चल रहे थे, एंटीबॉडीज बना 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 के टॉन्सिल थक गया, उसने कहा मैं काम ही नहीं करता, एट्रोफिड हो गया। ठीक है, बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। पैथोलॉजिकल एट्रोफी देख लीजिए आप, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, सेक्स ऑर्गन और ब्रेन में पाई जाती है। माइंड कर लेना इस बात को, यदि पैथोलॉजिकल एट्रोफी स्केलेटल मसल्स में एट्रोफी हो गई भाई, है ना, कार्डियक मसल्स की एट्रोफी हो गई भाई, सेक्स ऑर्गन पेनिस की एट्रोफी हो गई, ब्रेन में वहां पर एट्रोफी हो गई, यानी सेरेब्रल एट्रोफी हो गई, क्या करोगे आप? ये पैथोलॉजिकल है। रिजल्ट आपके C1 से आ जाएगा ऑर्गेनोबूस्टर से, नहीं आए ना बता देना मुझे। ठीक है, याद रख लेना, मैंने इसीलिए ये सारे उदाहरण के साथ बता रहा हूं, नहीं आए तो मुझे बता देना। डंके के चोट पे बोलता हूं सेरेब्रल एट्रोफी क्यूरेबल है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से, अगर नहीं तो आप करके बताओ मुझे गलत साबित। ठीक है, आप ही लोग क्योर करके बताएंगे। ठीक है, चलिए समझ गए इतनी बात, ये एट्रोफी को विराम देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपरट्रोफी। इसके ठीक विपरीत, जब एट्रोफी हुआ साइज कम हो गया, अब हाइपरट्रोफी हुआ, यही सेल अगर इस लेवल पर आ जाए वो हाइपरट्रोफी कहलाती है। ये माइक्रोसाइटिक, ये मैक्रोसाइटिक है। माइक्रो मतलब छोटी, मैक्रो मतलब बड़ी।
और यही कारण है दोस्तों, यदि हाइपरट्रॉफी होती है तो आप कहते हो भाई हिपेटोमेगेली हो गया, स्प्लीनोमेगेली हो गया, फलाना बहुत बड़ा ऑर्गन डेवलप हो गया भाई, ठीक है। तो हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या है? सेल के साइज में इंक्रीज होना, ठीक है, सेल के साइज में इंक्रीज हो रहा है। यदि बहुत सारी सेल के हाइपरट्रॉफी हो गई दोस्तों, तो बॉडी के किसी ऑर्गन या किसी ऑर्गन का एनलार्जमेंट होना या ओवरग्रोथ होना, ये हाइपरट्रॉफी कहलाता है। याद रखना, कोई भी ऑर्गन का वहां पर ओवरग्रोथ होना या हाइपरट्रॉफी होना, ठीक है। इसलिए याद रखना, हाइपरट्रॉफी 3 प्रकार की होती है। ये क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है, और जब हाइपरट्रॉफी का कैरेक्टर देखते हो तो बहुत सारी चीजों को आपको यहाँ पर रियलाइजेशन करना पड़ता है। और जब ये टेबल प्रैक्टिस में इस रियलाइजेशन को आप अडॉप्ट करते हो दोस्तों, तो बहुत सारी चीजें विजिबल होती है जो आपको दिखना चाहिए, और उसी का अकॉर्डिंग आप जो प्रोटोकॉल तय करते हो दोस्तों। अगर आप लोगों को दिख रहा है दोस्तों, तो ये देखिए ईयर के लेवल पर दिख रहा है आप लोगों को, है ना, ये ईयर लोब की हाइपरट्रॉफी है दोस्तों, ठीक है। इतना बड़ा था, लेकिन चूंकि मेरे पास पेशेंट नहीं आया था, एक डॉक्टर के थ्रू आया था, और डॉक्टर ने उसे कहा था कि यार ये कैंसर है, आप देख लेना पाटीदार जी। मैंने उनको समझाया कि सर ये कैंसर नहीं है, हाइपरट्रॉफी है कार्टिलेज का। ऑर्गेनो बूस्टर C3 दिया था मैंने, है ना, D10 से शुरू किया था, अभी D7 है। लगभग उस पेशेंट का खुद का कहना है 40% रिड्यूस हो गया। याद रखिएगा 3 डोज, 2 महीने के बाद ये तीसरा महीना, 10, 9, 8, अभी मैं 7 देकर रवाना किया हूं दोस्तों। याद रखना, मैं 20 डेज में प्रोटोकॉल चेंज करता हूं, ठीक है। और मैं आपको इसका भी इसीलिए मैंने दिखाया आपको, इसका लेटेस्ट फोटो जब भी आएगा आपको जरूर प्रूफ के रूप में आपके सामने रखूंगा, और तब बताऊंगा कि देखो हम लोग जो सिस्टमिक वे में पढ़ रहे हैं ना, इसलिए मैं कहता हूं वास्तविकता जानो, रिजल्ट आपके हाथ में है दोस्तों, क्योंकि मेटी जी ने मक्खन दिया है। लिंक ढूंढने वाले कभी फेल नहीं होते, याद रखना, ठीक है। तो हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है सेल्स के ग्रुप का एकदम से इनलार्जमेंट हो जाना, और स्पेशली दोस्तों ये 3 प्रकार की होती है। पहली बात करते हैं हम फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, ठीक है। एक कंडीशन ऐसी होती है, आप फिजिकल एट्रोफी भी देखा आपने, वैसे फिजियोलॉजिकल आपके हाइपरट्रॉफी भी होगी, पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी भी होगी। लेकिन कई बार तीसरी कंडीशन होती है कि कई कंडीशन में वहां हाइपरट्रॉफी उस समय के लिए परिस्थिति से निपटने के लिए जरूरी होती है, तो वो कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी होती है। और कुछ समय बाद जब वो स्थिति वहां से डिसअपीयर हो जाती है, ये हाइपरट्रॉफी ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाती है। ये कंडीशन आपके बेटर एडॉप्टेशन के सबसे बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिलता है। याद रखना दोस्तों, जब आप पहले देखते हैं फिजियोलॉजिकल, जब आप वर्कलोड लेते हैं कि भाई मुझे ये काम करना है, एक्सरसाइज का बढ़ना है, ठीक है, मुझे वर्कलोड बहुत हो गया, लगातार 1-1, 2-2 महीने, 4-4 महीने लगातार आप वर्क कर रहे हो, सेल की साइज बढ़ा रहे हो, नहीं बढ़ेगी, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो छोटे साइज की सेल वो काम कंपनसेट नहीं कर पाएगी, तो सेल उस फंक्शन से निपटने के लिए फिजियोलॉजिकली अपना साइज बढ़ाएगी, ठीक है। ये कॉमन फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी होती है दोस्तों। देखा आपने कहां पर होगा ऐसा? मस्कुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के दौरान या इसके रिस्पांस के कारण स्केलेटल मसल का बल इंक्रीज हो जाता है, इसे हम मस्कुलर हाइपरट्रॉफी के रूप में रिफर करते हैं। जिम जाते हो आप, सबसे बड़ा उदाहरण बता रहा हूं, जिम जाते हो आप, एक्सरसाइज करते हो, आप देखो बल्ले आ रहे हैं आपके, ठीक है, ये मस्कुलर फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी का सबसे बेस्ट उदाहरण है, ठीक है। आप वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखते हो, चलो हम इसको छोटा सा उदाहरण बताते हैं। हार्ट की वेंट्रिकुलर मसल्स के साइज में इंक्रीज होना वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कहलाता है। बोलते हो ना यार इसका वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गया, क्यों हुआ भाई? पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, काम की डिमांड हो गई, ठीक है, जो कि केवल उस समय एडवांटेजेस होता है दोस्तों यदि वह एक्सरसाइज के रिस्पॉन्स में उत्पन्न होता है। यदि आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो तो उसके रिस्पांस के परिणाम स्वरूप आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होता है, याद रखना दोस्तों। इसीलिए ये वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफीज वहां पर इस प्रकार के प्रोसेस के फिजियोलॉजिकल रिस्पांस के लेवल पर होता है। लेकिन याद रखना, मैक्सिमम फिजियोलॉजिकल वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी नहीं होता। अगर एक्सरसाइज के लेवल पर होता है तो फिजियोलॉजिकली होता है, लेकिन यदि किसी डिसीज के लेवल पर होता है, और वो भी स्पेशली जब उसको सालों से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, सालों से उसका हाइपरटेंशन हो, सालों से उसकी प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट हो रही है, डेफिनेटली मान के चलिएगा ये पैथोलॉजिकल उसको हाइपरट्रॉफी डेवलप हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी वहां पर आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा,
याद रखना। जब आप पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी में जाएंगे तो पैथोलॉजिकल चेंजेस के रिस्पांस के परिणाम स्वरूप सेल की साइज की इंक्रीज होना पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी कहलाता है। यानी किसी चीज का इरिटेशन नॉर्मल होता रहा, बराबर होता रहा, सालों महीनों निकल गए, कई महीने निकल गए, और उसके परिणाम स्वरूप सेल ने कहा यार ये बहुत इरिटेट कर रहा है, मैं तो अब साइज में बढ़ा रहा हूँ, इसको मेरे को अब दिखाना ही पड़ेगा, सेल ने अपना साइज बढ़ा दिया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए वही वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ले रहे हैं जो पैथोलॉजिकल कंडीशन के उत्पन्न होती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, यहां पर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का होने के कारण ब्लड बहुत गाढ़ा हो गया। ठीक है, फिजियोलॉजिकल में ब्लड गाढ़ा नहीं होता, एक्सरसाइज के परिणाम स्वरूप वो होता है, और यहां पर ब्लड गाढ़ा हुआ तो गाढ़ा होने के कारण जो पर्टिकुलर वेंट्रिकल्स का वर्कलोड होगा, भाई आपके वेंट्रिकल से पंप पहले जैसे होगा क्या, गाढ़ा ब्लड, तो हार्ट को पंप करने में मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी ना, और जब वर्कलोड बढ़ेगा तो क्या होगा, उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, तो उसका साइज एबनॉर्मली इनलार्ज होगा। दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ऑफ पैथोलॉजिकल ओरिजिन। ठीक है, ये कंडीशन आपको बेसिकली समझने की जरूरत है। अगर आपने समझ लिया, इस बेस को समझ लिया, देन नेवर एवर कोई भी डिसीज ऐसी नहीं है जो एज के ऑर्गन की परिधि में नहीं आती दोस्तों, 100% आती है। आपको बस करके बोलना पड़ेगा कि मैंने करा, मैं सीख गया हूं। ठीक है, इसलिए देखिए इलेक्ट्रोमैथ में बहुत ऐसा नहीं ज्ञानी लोग नहीं है दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं। मैं मैक्सिमम लोगों को जानता हूं, लेकिन उनको ईगो है, उनको पैसों की लालच है, वो कभी भी अपने जूनियर को मेडिसिन का प्रोटोकॉल ट्रूली नहीं बताते। जैसे हम लोग, हमारे ग्रुप के हर मेंबर, विनोद सर को देख लो आप, अभी आपका सेकंड सेम में ज्वाइन किया उन्होंने, आप देख लो कितनी जल्दी आपको सीनियरों में देख लो, सबसे खुशदिल इंसान है विनोद सर। आप देखो, हम इसीलिए बड़े भाई का ओहदा देते हैं उनको, हमारे ग्रुप में यही सबसे बड़ी चीज है। देखो आपको खुले हम बता रहे हैं, तो ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। आप जो अपने ज्ञान को बढ़ाओगे नहीं तो वही जंग लग जाएगी जैसे आयुर्वेद वालों को लगी है। आज डेवलपमेंट के लिए रो रहे हैं आयुर्वेद वाले, जबकि आयुर्वेद से ही एलोपैथ उपजाए, होम्योपैथ भी ये मान लो आयुर्वेद से ही उपजाए। याद रख लेना इस बात को। जब कंपनसेटरी मैकेनिज्म की हाइपरट्रॉफी की बात करोगे तो आपको याद रखना, किसी भी ऑर्गन की सेल के साइज में इंक्रीज होना, उस ऑर्गन के समान किसी दूसरे ऑर्गन का लॉस या डिसफंक्शन को कंपेंसेट करने के ऑर्डर में अगर उत्पन्न होता है, उसे हम कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी कहते हैं। आप जानते हो, एक किडनी निकाल दी, ठीक है, एक किडनी निकाल दी तो दूसरी किडनी का काम क्या हो गया, बढ़ गया। उसने क्या करा, अपने को हाइपरट्रॉफी कर लिया। ये कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी का सबसे बड़ा एग्जांपल है दोस्तों। ठीक है, यदि किडनी के हाइपरट्रॉफी होने पर यह देखने को मिला कि जब दूसरी किडनी अपना फंक्शन करना स्टॉप कर देती है, तब ऐसी कंडीशन डेवलप होती है। इसी प्रकार यदि एक आर्म का डिसफंक्शन हो जाए या इसका लॉस हो जाए, आप देखो ऑटोमेटिकली दूसरे आर्म के जो मसल स्ट्रेंथ होती है डबल हो जाती है। यानी इस पावर का इस तरफ के पावर में डबल स्ट्रेंथ का इजाफा आपको देखने को मिलता है। इसे हम बोलते हैं कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी। ये बहुत बड़ा उदाहरण है दोस्तों, जो हम टेबल प्रैक्टिस में देखते आ रहे हैं और आप सब भी देखेंगे दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं इतना वो, आप लोग भी काफी बड़े सीनियर प्रैक्टिशनर है हमारे ग्रुप में, सारे लोगों को हेड्स अप है। लगे रहो दोस्तों, हमारी मेहनत ईएच की मान्यता के लेवल पर ला रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा हो गया एट्रोफी हाइपरट्रॉफी। उम्मीद करूंगा दोनों चीज को समझ गए होंगे। एट्रोफी में हमेशा पॉजिटिव मेडिसिन चलेगी, हाइपरट्रॉफी में हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव चलेगी। ये प्रूफ होता है कि कहां पर आपको पॉजिटिव से नेगेटिव जाना है, दिख रहा है आपको। और मेरा मानना है मेडी जी ने बड़ा सोच समझ के ये साइंस बनाया है दोस्तों, बिकॉज ऑफ दिस, और ये प्रूवन होता है। अब हाइपरट्रॉफी है, आप नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाओ, आपकी हाइपरट्रॉफी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। ये मेरा मानना है, और मैं साइकोलॉजिकल बात करता हूँ, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, एनाटॉमी के बैकग्राउंड पे बात करता हूँ। मैंने प्रूफ किया है और आप भी प्रूफ कर रहे हैं दोस्तों। आप करते जाइए, देखिएगा जब आपका थर्ड या फोर्थ सेम आएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आएगा, तब तक आप में से कई लोग मॉडर्न साइंस को टक्कर दे चुके होंगे। कई लोग बोलेंगे यार नहीं सर, प्रूफ किया है, वी कैन क्योर इट। ठीक है, और आज हमारे सीनियर देखो कंधे से कंधे मिलाकर बोलते हैं कि नहीं सर, मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट लिया। हमारे खांडे बराड़ सर को देखो आप, जेटी देवंगन सर को देखो आप। ये आज देखो, आप आगे रह के बोलोगे ना, तब सारे जूनियरों को बहुत बड़ा, मतलब कोई जूनियर सीनियर नहीं है हमारे ग्रुप में, सब इक्वल है, हम फैमिली मेंबर। लेकिन कुछ लोग पुराने, इज्जत देना पड़ेगी भाई उनको, कुछ नए इज्जत पैदा करना पड़ेगी आपको, खुद को, अपना वर्क बोलता है। आप दिव्या मैम को देख लो, खुशबू अग्रवाल मैम को देख लो, हमारे
बैंक सर को देख लो, है ना, आप जितेंद्र सर को देख लो, मेहनत कर रहे हैं तो सामने आ रहे हैं, सभी रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे। याद रखना दोस्तों, हाइपरप्लेशिया पे आ जाओ। याद रखना, हमारी बॉडी में माइटोसिस, मियोसिस, समसूत्रीय अर्धसूत्रीय विभाजन होते रहते हैं। याद रखना, माइटोसिस या सेल डिवीजन के इंक्रीज होने पर सेल के नंबर में इंक्रीज होना हाइपरप्लेशिया कहलाता है। इस सेल है, नॉर्मली आपकी 15-20 सेल है मान लो, लेकिन वहां पर अगर उस ऑर्गन में काम बढ़ गया तो वहां पर 15 की जगह 30 सेल हो गई। ठीक है, तो सेल डिवीजन हो गया और डिवीजन होकर सेल के नंबर में इंक्रीज हो गया, ये हाइपरप्लेशिया कहलाता है। इसको ही सेल का एबनॉर्मल या अनयूजुअल प्रोलिफरेशन, मल्टीप्लिकेशन करना भी कहा जाता है दोस्तों। याद रखना, जो कांस्टेंट एक स्थिर रूप से सेल डिवीजन होता है दोस्तों, उसके कारण होता है। यानी हाइपरप्लेशिया के परिणाम स्वरूप ऑर्गन का ग्रॉस इनलार्जमेंट, उसका जो दिखने की क्षमता होती है ना, ग्रॉस इनलार्जमेंट देखने को मिलता है, यानी आपको बड़ा हुआ देखने को मिलता है। केवल नॉर्मल सेल में ही, कांस्टेंट सेल डिवीजन में हाइपरप्लेशिया इन्वॉल्व होता है। याद रखना दोस्तों, एबनॉर्मल सेल्स में हाइपरप्लेशिया नहीं होगा, नॉर्मल सेल्स में ही हाइपरप्लेशिया कॉज होता है, और इसीलिए हाइपरप्लेशिया को भी 3 प्रकार में डिवाइड किया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, वही 3 प्रकार। ठीक है, यानी आप कैरेक्टर के आधार पर अगर चलोगे, फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया देखिए। ठीक है, फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया बॉडी में होने वाली रूटीन, आपके बॉडी में जो डेली जो होता है ना दोस्तों, रूटीन एक मैकेनिज्म होता है, और रूटीन में होने वाली जो रूटीन फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, उसके मोमेंट्री एडॉप्टिव रिस्पॉन्स को भी कहते हैं। यानी ये आपके बॉडी में नेचुरली होता रहता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल सबसे बड़ा उदाहरण है इसका। ठीक है, वहां देखिए, जब हमारे सीनियरों ने, कई लोगों ने पढ़ा हुआ है, आपको मैं पढ़ाऊंगा मेल और फीमेल में, तब आप देखिएगा प्रत्येक मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान ओवरी में, फैलोपियन ट्यूब में, यूट्रस के फंडस में, बॉडी में, सर्विक्स में, वेजाना में, ऑलमोस्ट हर जगह पे चेंज होता है। ठीक है, और वो इसी प्रकार का मतलब हाइपरप्लेशिया का प्रोलिफरेशन के लेवल पर होता है दोस्तों। यानी प्रत्येक मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान प्रोलिफरेटिव फेज और यूट्रस में पाए जाने वाली जो इंडोमेट्रियल सेल्स होते हैं, उनमें नंबर के इंक्रीज होने के कारण होता है। ठीक है, उस कंडीशन को हाइपरप्लेशिया कहते हैं दोस्तों। ठीक है, दूसरा होता है कंपनसेटरी हाइपरप्लेशिया। किसी भी ऑर्गन से रिमूव होने वाली सेल या डैमेज सेल्स के रिस्पॉन्स करने के लिए, उनको रिप्रेस करने के लिए सेल के नंबर में इंक्रीज होने का कंपनसेटरी हाइपरप्लेशिया कहलाता है दोस्तों। मान लो कंपनसेटरी हाइपरप्लेशिया रीजनरेशन में और टिश्यू और ऑर्गन की मदद करता है। याद रख लेना इस बात को, रेगुलरली हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स किसी भी रेगुलर फिजियोलॉजिकल फंक्शन के रूप में डैमेज होती रहती है। उस डैमेज सेल्स को वहां से हटा दिया जाता है, उसकी जगह नई सेल्स का प्रोलिफरेशन होकर वहां पर जुड़ जाती है। ये आपको याद रखना, कंपनसेटरी हाइपरप्लेशिया होता है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, इलेक्ट्रोमेपैथ मेडिसिन 2 तरह से हीलिंग करती है। आपको पता करना पड़ेगा कहां रिपेयर हो रहा है, कहां रीजनरेशन हो रहा है। इन्फ्लामेशन में बताऊंगा मैं, रिपेयर, रीजनरेशन एंड नेक्रोसिस। ये 3 स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गए, आप खुद बोल दोगे कि मैं यहाँ हाइपरप्लेशिया करा के रीजनरेशन करा सकता हूँ, और आप करा जाओगे। ठीक है, टिश्यूज और ऑर्गन की मदद करोगे आप। ये लीवर में बहुत कॉमन रूप से नजर आता है। अगर मान लो लीवर के पार्ट को आपने निकाल दिया, जो डैमेज पार्ट है, सर्जिकल रिमूव कर दिया, लीवर के सेल्स में नंबर में बढ़ोतरी या इंक्रीज होने के परिणाम स्वरूप ऑटोमेटिक रीजनरेशन हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यही कारण आप इंटेस्टाइन में देख सकते हो, यही कारण आप एपिडर्मिस में देख सकते हो। एपिथेलियल सेल्स में कंपेंसेटरी हाइपरप्लेशिया बहुत कॉमन होता है। लगातार आपके इन जगह पर आपको हाइपरप्लेशिया कॉमन रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा कंपेंसेटरी हाइपरप्लेशिया है आपका, है ना। यहाँ की सेल्स डेली निकलती रहती है, मरी भी निकल गए, नहीं आ गए, ये क्या हुआ, एक कंपेंसेटरी हाइपरप्लेशिया हुआ दोस्तों। ठीक है, पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया, जब हार्मोन सीक्रेशन में एबनॉर्मल इंक्रीज हो गया, क्या होगा, जब बॉडी में हार्मोन्स बहुत बढ़ गए, सेल के नंबर में इंक्रीज होगा, डेफिनेटली पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया कहलाता है दोस्तों, जिसको हम हार्मोनल हाइपरप्लेशिया भी कहते हैं। एग्जांपल के लिए, यदि ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से बहुत ज्यादा निकल रहा है, आप खली बन जाएंगे। खली देखा कि नहीं, द ग्रेट खली। ठीक है, जिगेंटिज्म डेवलप हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन होने के कारण हाइपरप्लेशिया होता है। इसके परिणाम स्वरूप बॉडी में बहुत ज्यादा ओवरग्रोथ आपको देखने को मिलती है।
दैट इज कॉल्ड पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया। ठीक है, अगर हार्मोन्स आपकी बॉडी में कोई सा भी हार्मोन उस पर्टिकुलर ऑर्गन जिस पर वो वर्क करता है, अगर वो ज्यादा हार्मोन बन रहा है, वो एकदम से उसकी ओवर ग्रोथ करा देगा, वो पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया कहलाएगा, जो हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण होती है। याद रख लेना इस बात को। ठीक है, तीसरी बात करते हैं डिस्प्लेसिया। चौथी एट्रोपी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेशिया, अब डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया एक ऐसी कंडीशन होती है दोस्तों जिसमें सेल्स के ऑर्गेनाइजेशन, उसके शेप, उसके साइज में एबनॉर्मल चेंज के द्वारा कैरेक्टराइज होता है। यानी हर सेल का एक अपना साइज होता है, शेप होता है, लेकिन यहाँ पर शेप और साइज में अबनॉर्मल चेंजेस हो गया, वो डिस्प्लेसिया कहलाता है दोस्तों। इसको ट्रू एडॉप्टेशन के जैसे कंसीडर नहीं करते हैं दोस्तों, ये ट्रू एडॉप्टेशन नहीं होता। आपको मैं कहूं कि आपका एक यहाँ मधुमक्खी ने काट लिया है ना, एक छोटा सा उदाहरण, और आपका ये पूरा टेमला बन गया, सूज गया, एकदम फूल गया, मैं कहूँ ऐसे ही परमानेंट रहो, अच्छे लग रहे हो क्या? नहीं ना। याद रखना दोस्तों, डिस्प्लेसिया एक ट्रू एडॉप्टेशन के जैसे कंसीडर नहीं होता है, और ये ऐसा सजेस्ट होता है कि हाइपरप्लेशिया से रिलेटेड होता है। विशेष रूप से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सर्विक्स की एपिथेलियल सेल्स में कॉमन रूप से डिस्प्लेसिया आपको देखने को मिलता है। जब पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप होती है तो जो एपिथेलियल सेल्स होती है, नॉर्मल एपिथेलियल सेल्स डैमेज हो गई, एबनॉर्मल पैथोलॉजिकल एपिथेलियल सेल्स डेवलप होती है, तो जो एपिथेलियल सेल्स है वो सिलिटेड एपिथेलियल सेल से क्यूबॉइडल एपिथेलियल में कन्वर्ट हो जाती है। इन उसका जो पूरा फंक्शन है वो चेंज ही हो जाता है, इसलिए उसको कहते हैं डिस्प्लेसिया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस बात को। मेटाप्लेसिया, याद रखना दोस्तों, मेटाप्लेशिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक प्रकार के सेल जब दूसरे प्रकार के सेल में रिप्लेसमेंट होती है, उसके रिप्लेसमेंट में इन्वॉल्व होती है, तो उसे हम मेटाप्लेशिया कहते हैं। यानी एक सेल दूसरे प्रकार के सेल्स में उसके रिप्लेसमेंट में इन्वॉल्व हो गई। ठीक है, कहां पर होगा दोस्तों? याद रखना, ये मेटाप्लेशिया का जो केस होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल प्रैक्टिस के हिसाब से। आप याद रखिएगा, फिजियोलॉजिकल कंडीशन में फिजियोलॉजिकल मेटाप्लेशिया और पैथोलॉजिकल मेटाप्लेशिया दो होता है। नॉर्मल कंडीशन में सेल्स का रिप्लेसमेंट फिजियोलॉजिकल मेटाप्लेशिया कहलाता है। एक नॉर्मल कंडीशन है वहां पर, लेकिन वो सेल खत्म हो गया, उसका काम खत्म हो गया, उसको आप देखेंगे वो सेल वहां पर रिप्लेसमेंट हो रही है, फिजियोलॉजिकल मेटाप्लेशिया के लेवल पर। एग्जांपल, कार्टिलेज का ट्रांसफॉर्मेशन बोन में होना। जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो, कार्टिलेज बनी नरम है, ये देखो आप कान की कार्टिलेज, ठीक है, लेकिन वहां पर कैल्शियम का, अभी मैंने उदाहरण बताया, कैल्शियम का मास बन गया। याद रखना, देखिए आ गया उदाहरण, ये कार्टिलेज का ट्रांसफॉर्मेशन बोन में हो गया, और मोनोसाइट का मैक्रोफेजेस में ट्रांसमिशन। आप देखो ये बहुत कॉमन है, मोनोसाइट जब निकलती है टिश्यू में आती है, लिम्फोइड टिश्यू में जाती है, तो मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर मोनोसाइट का मैक्रोफेजेस में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, कार्टिलेज का ट्रांसफॉर्मेशन बोन में हो जाना, ये काफी बारीक लेकिन कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, और ये नॉर्मल प्रोसेस के अंतर्गत आपको देखने को मिलती है दोस्तों। ठीक है, ये फिजियोलॉजिकल मेटाप्लेशिया होता है। दूसरा होता है पैथोलॉजिकल मेटाप्लेशिया। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, आप जानते हो कि आपके बॉडी में कुछ ना कुछ फॉरेन मटेरियल चलते रहता है, बहुत सारे स्टिमुलाई आपके कांस्टेंट चेंजेस आपके बॉडी में डेवलप करते हैं, ये कांस्टेंट लगातार इरिवर्सिबल रिप्लेसमेंट होना पैथोलॉजिकल मेटाप्लेशिया कहलाता है। यानी कोई नॉर्मल सेल्स एबनॉर्मल सेल्स में परमानेंटली कन्वर्ट हो गया, ये पैथोलॉजिकल मेटाप्लेशिया कहलाता है। एग्जांपल के लिए दोस्तों, सबसे बड़ा उदाहरण है बीड़ी सिगरेट पीना। क्रॉनिक स्मोकिंग के परिणाम स्वरूप जो नॉर्मल आपके लंग्स की म्यूकस सीक्रेटिंग सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स है, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स में हो गया। अब वो जो सीलिया होता है म्यूकस के लेवल पर काम करता है, अब नॉन सिलिएटेड जो एपिथेलियल सेल्स होती है दोस्तों, ये नॉन सिलिएटेड स्क्यूमस एपिथेलियल सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और ये स्क्यूमस सेल्स म्यूकस को सीक्रेट नहीं करती, वो म्यूकस को सीक्रेट करती थी इसलिए कफ निकल जाता था, लेकिन ये नॉन सिलेटेड स्क्विमस एपिथेलियल सेल्स में कन्वर्ट हो गई जो म्यूकस को सीक्रेट नहीं करती। ठीक है, म्यूकस को सीक्रेट करने में असमर्थ होती है, और यदि ये स्टिमुलेट लंबे समय तक रहता है दोस्तों, तो याद रखना ये ट्रांसफॉर्म सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, एंड दैट इज द बेसिक साइन फॉर लंग कैंसर। ठीक है, आज के समय में सबसे ज्यादा कैंसर होने का कारण स्मोकिंग को माना जाता है। ठीक है, इसलिए लिखा होता है स्मोकिंग इंजुरीज टू योर हेल्थ। ठीक है,
ये कैंसर होने का कारण है सबसे बड़ा, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पर पैथोलॉजिकल मेटाप्लेजिया हो रहा है। यही कारण है, लास्ट पॉइंट आज का, ट्यूमर या नियोप्लाज्म। अब आप लोग जानते हो दोस्तों कैंसर के बारे में, मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हो, सारे लोग काम भी कर रहे हो। याद रखना दोस्तों, नियोप्लाज्म या ट्यूमर बॉडी में किसी भी ऑर्गन, किसी भी टिश्यू की एबनॉर्मल ग्रोथ को कहते हैं। किसी भी ऑर्गन पे, किसी भी टिश्यू की यदि एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, डेफिनेटली वो कैंसर को डेवलप कर रही है दोस्तों। नियोप्लाज्म बेनाइन नॉन कैंसरस होता है या मैलिग्नेंट यानी कैंसरस होता है। ठीक है, नियोप्लाज्म दो प्रकार के होते हैं, कैंसर दो प्रकार का होता है, एक या तो बेनाइन यानी बिल्कुल नॉर्मल है, और एक मैलिग्नेंट यानी कैंसरस। इसलिए दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है, जितने भी नियोप्लाज्म होते हैं या तो बेनाइन होंगे या फिर मैलिग्नेंट होंगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। इसके बाद जो सेल डिजनरेशन स्टेम सेल्स है ये हम लोग कर लेंगे दोस्तों। अगर आप लोगों में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। जी अजय सर, अजय प्रताप बाथम सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। नाइस लेक्चर्स टू, वेरी वेरी थैंक्स। जी अजय सर। सर क्वेरी थी, जो मोस्टली दिखा है गर्ल्स में या एक एज के बाद में ब्रेस्ट हाइपरप्लेसिया होता है सर। जी कभी कभी हार्मोन्स कोई इम्बैलेंस नहीं, मैं प्रोलैक्टिन वगैरह चेक कराया, नॉर्मल है प्रोलैक्टिन वगैरह सारे हार्मोन्स सर, और थायराइड भी नॉर्मल है सर। तो उसको फिजियोलॉजिकल हाइपोप्लेसिया में काउंट करेंगे सर? बिल्कुल, आप फंक्शन रिड्यूस कर दो, नेगेटिव में जाओ। हम ब्रेस्ट किससे डेवलप कर रहे हैं उसमें वाई जोड़ कर दे दो आप। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, S2C1 C2 का नेगेटिव दे रहे हो, है ना। यहाँ पर C2 का मोर नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाओ और S2C1 कर दो। ठीक है, नेगेटिव में जी। ऑर्गेनो बूस्टर तो काम करेगा सर, दे सकते क्या सर? बिल्कुल दे सकते हो, नेगेटिव में जाना पड़ेगा सर। 200 यस सर। C2 वाला 200। यस सर, वही सोचे सर। जी थैंक यू सर। जी, क्योंकि यहाँ पे हालांकि पैथोलॉजिकल कंडीशन तो है नहीं, तो फिर भी लेकिन आप सिंगल C2 दो ना सर, वहां भी जाने की जरूरत नहीं, सिंगल C2 दो आप। वही ठीक है सर। हाँ, C1 C2 को नेगेटिव। आप हाइपर है तो नेगेटिव जाना पड़ेगा आपको, सर है ना। जी यस सर, थैंक यू सर। जी राकेश सर। राकेश सर। गुरुदेव प्रणाम सर। जी राकेश सर, आज तो सर रूट डाल दिया आपने। नहीं सर, अभी रूट डालूंगा। रूट एक्चुअली में लिखा था, एनबीटी जो बनाया था उसका डाला था सर। ये S5A3 वाला जो आपने इसमें भी यूज किया है सर, रूट को अभी डाल रहा हूँ सर। हाँ ये यूज किया है ना, ये बहुत वाला बढ़िया। सर इसका जो बनाया था, ये तो बहुत अद्भुत परिणाम दे रहा है सर इसको। बहुत बढ़िया सर, टंके बजाते जाओ, देखने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव आपने धन्यवाद दिया, बड़ा ही असाधारण लेक्चर को आपने साधारण तरीके से दिमाग में उतार दिया सर आज तो। मिस्टीनिया ग्रेविस की बात कर रहे हो? सर मैं पूरे लेक्चर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इतना बहुत बारीकी से आपने बता दिया सर, मतलब कि अब गलती होने का मेरे ख्याल से तो अब चांस नहीं है सर। अब गलती करें तो हम ही मूर्ख हैं सर। देखो मैं यही काम करना चाह रहा हूँ सर, कि कोई भी चीज हमारे बंधुओं को ऐसा ना लगे कि हम, मतलब कहते हैं ना कि नेगेटिव नहीं सोचे, बिल्कुल पॉजिटिव सोचो। नहीं सर, बहुत ही मार्वलस लेक्चर है आज का। अगर किसी ने ध्यान से सुन लिया ना, दूसरी बार तो जिंदगी में मतलब ये लेक्चर उनको मिलियनर बना के चला जाएगा। इतना जबरदस्त लेक्चर है आज का। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर। जी राकेश सर। जी निराला सर, डॉक्टर निराला सर, SK निराला सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर न्यूरो बूस्टर का सर इसमें कंपटीशन क्या क्या है इसमें? सर, वो आपको डाल दिया जाएगा, ठीक है। ओके सर। जी जसविंदर सर। जसविंदर सर। नमस्ते सर। नमस्ते जसविंदर सर। सर प्रेग्नेंट लेडी है, उसको 3 महीने की प्रेगनेंसी है सर। उसको सर किडनी ड्रॉपआउट आया है सर। कोई दिक्कत नहीं है, दे सकते हो आप प्रोटोकॉल उसको। सर उसको हम ऑर्गेनो बूस्टर दे सकते हैं सर उसमें बीच में उसको सर?
बिल्कुल दे सकते हो आप। C6 का ऑर्गेनो बूस्टर उसको D5 में दो, ठीक है, D5 में। और उधर आपको उसको देना है S2L1B, ठीक है, D5 में। S2L1B D5, ऑर्गेनो बूस्टर C6 D5, और 2 महीने बाद फिर सोनोग्राफी कराना आप। हाँ जी सर। सर नेचुरल जनरल टोन तो उसको चल रहा है। वो चलने दो, आप उसको ग्रोथ करते जाओ, C1 कंटिन्यू करते जाओ 1000 से। आप मान के चलना कि 2 या 3 महीने के अंदर चेंज आ जाएगा उसका। सीबन तो चल रहा है सर, 1085 चल रहा है सर तीसरे दिन। चलिए बढ़िया है सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, बहुत अच्छी क्लास थी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बढ़िया लग रहा है सर। जी जी, विनीत सर, डॉक्टर विनीत सर। सर नमस्कार, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग, कैसा रहा आप? बस सर फाइन। गुजरात का त्योहार कैसा रहा? सर बहुत अच्छा रहा सर। अभी तो ये जन्माष्टमी वो होगा, वो जो सेलिब्रेट करते हैं, दही हांडी। जी जी जी, हाँ, बहुत बढ़िया। तो मैं ये कह रहा था, जैसे किसी को जैसे हार्ट की एनलार्जमेंट होती है हम्म, पेशेंट को, तो सर वो भी उसके अंदर ही काउंट होती है। बिल्कुल। हाँ, हाइपरप्लेसिया के लेवल पर ही आएगी, हाइपरट्रॉफी के लेवल पर ही आएगी, फंक्शंस के लेवल पर ही आएगी। आप केवल नेगेटिव टू पॉजिटिव आ जाओ, फर्स्ट क्लास A3 200 दो, बहुत बढ़िया रिजल्ट काम करेगा। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी वेरी मच। जी जी, अजीत सर, अजीत विश्वास जी, डॉक्टर अजीत विश्वास, अजीत विश्वास जी, डॉक्टर संजय सर, डॉक्टर संजय सर, सर नमस्ते सर। सर मेरी मैडम को है ना ऑर्थो आर्थराइटिस, घुटनों में दर्द रहता है बहुत ज्यादा, और एक घुटने में तो बहुत ज्यादा स्वेलिंग है। मैंने वो आप वाला है ऑर्थो आर्थराइटिस वाला फार्मूला दिया था, 15 दिन हो गए, अभी तक रिजल्ट नहीं मिल रहा है सर। सर आपको अभी और भी मैंने कुछ ऐड करना है क्या उसमें? कितने साल से है सर? 10 कितने साल हो साल गए से सर। है? 10 साल। आपको 15 दिन में रिजल्ट चाहिए? हद करते हो यार आप लोग। मैं अभी क्या करें उदाहरण, नहीं मैंने लेक्चर में भी उदाहरण दी कि 10 साल की बीमारी को आप 15 दिन में पता ठीक नहीं। करना चाहते हो यार। बड़ा खतरनाक। कैसे करोगे सर डॉक्टरी? आप पेशेंट को कैसे जवाब दोगे? मैक्सिमम 3 महीने लगेगा रिस्पॉन्स आने में। दर्द ज्यादा। बिल्कुल नहीं आएगा। आपको स्पाइनल कॉर्ड पे मसाज करना पड़ेगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लेवल को समझना पड़ेगा सर। 10 साल है तो अच्छा आपको 1/4 भाग देना पड़ेगा, 1 साल लगेगा। 1 साल में ठीक है क्यूर सर। होगा, और 1.5 से 3 महीने के अंदर आपको रिस्पॉन्स आएगा सर। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करें, नहीं तो जॉइंट खराब हो जाएगा उनका। ठीक है जी सर। रामेहर सर, डॉक्टर रामेहर सिंह सर, डॉक्टर रामेहर सिंह को। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर, कैसे हो? ठीक है साहब, आप ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया सर। जी सर सर, एक फीडबैक देना था। हाँ सर, बिल्कुल। एक चेस्ट इन्फेक्शन का पेशेंट था सर, उसकी ESR TLC DLC OTPT बढ़े हुए थे, और 15 दिन से बुखार हो रहा था उसको। जी और और लगभग है ना, मतलब बुखार के साथ साथ उसको भूख बिल्कुल नहीं लग रही थी। जी तो आपकी कृपा का जो प्रसाद है वो जी वो वो आल फीवर, आल वायरल फीवर ड्रॉप है ना, जी ड्रॉप की बजाय टेबलेट बना रखी है, गोली पिल्स बना रखी 30 नंबर। वो जी वो वो पिल्स दी सर 30 वाली, और आई फीवर वाला दिया, आई फीवर D10 में। तो जी और साथ में P1 F1 और WE की फर्स्ट डाइल्यूशन की, मतलब D4 की पिल्स बना रखी है सर। जी वो थोड़ी बड़ी है, डिस्किट समझो, पिल्स नहीं डिस्किट है। जी जी तो साथ में लीवर की दवाई दी, तो उसका जो फेफड़ों का कंजस्शन था बहुत ही ज्यादा था सर, बिल्कुल सांस नहीं आ रहा था, और 3 दिन में लगभग 50% खुल गया वो। और बहुत क्या किया सर, बहुत बहुत मुबारक आपको। फिर उसके बाद उसका एक्सरे करवाया ना, तो चेस्ट में फ्लूइड मिला उसको, तो थोरेसिक सर्जन से फ्लूइड निकलवा दिया, और जी एलोपैथिक ट्रीटमेंट चला। अब आराम है उसको काफी। सर, ये सही फ्रूट सूख जाता है सर, 1.5-2 महीने लगता है। मैंने काफी लोगों को ठीक किया है। चलो कोई बात नहीं। उन्होंने जी तीन मलिका मैम, जी मलिका मैम।
मलिका मैम। नमस्ते सर जी। नमस्ते मलिका मैम। सर जी आज के लिए थोड़ा मेरा आवाज बैठा हुआ है, समझा करिए सर। जी एक ब्रेस्ट कार्सिनोमा का केस है, बैकग्राउंड जी ऑफ मेडिकल डॉक्टर। जी ब्रेस्ट तो 4 साल पहले, लास्ट इसको लास्ट ईयर तो अभी लास्ट सितंबर से इसको पेन को कंट्रोल नहीं कर पाए सर। वो लोग जी अपने पास आने के बाद सिर्फ हमने, वो लोग तो रेडिएशन दिया था, कीमो दिया था, इम्यूनोथेरेपी दिया था, लॉट्स ऑफ पेन किलर्स भी दिया था, इसको कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। फिर वो जी एज एलोपैथ फिर भी भरोसा करके आए सर। अभी जी आज 4 सितंबर है, जनवरी 5 को मैं लिया, 8 महीने कंप्लीट हो गया। इसको सर अभी पेट स्कैन वगैरह एंटीजन चेकअप कराया। पेट स्कैन में तो डिसीज आर स्टेबल, बट एंटीजन में पूरा बहुत कुछ बढ़िया रिजल्ट आया सर। बहुत एंटीजन में बढ़िया। लंग्स का कम हो गया सर, इसका जी किडनी और लिवर फंक्शन ठीक से नहीं था, वो पूरा नॉर्मल रेंज में आया सर। डायबिटिक थी वो भी ठीक हो गया, हीमोग्लोबिन वही हो गया। पेन 90% नहीं सर, नॉर्मल जिंदगी जी रही है। इसका वेरी बेटा गुड। अभी वीडियो निकाला सर मैंने, पूरा कसरावट में दूंगी मैं। जो भी जी ट्रीटमेंट दिया, जो भी ट्रीटमेंट दिया वो भी डालूंगी मैं। जो ट्रीटमेंट बिल्कुल दिया, रिपोर्ट्स, पेशेंट का, अभी का पेशेंट का पहले रिपोर्ट, अभी का रिपोर्ट, वो जी पूरा मैं डालूंगा सर। और बिल्कुल। सबसे अच्छी बेटा बोलते हैं सर जब इसको लास्ट सितंबर में डॉक्टर ने बताया पूरा मेटास्टेटस में आ गया, वो लोग डॉक्टर्स पेन कंट्रोल नहीं कर, पेट स्कैन मैंने से पूरा पूरा मैंने सर इसको ब्रेस्ट ब्रेस्ट स्टेर्नम बोन, लंग्स, पेल्विक और जी मल्टीपल ओरिन का जो भी मेटास्टेटस ओरी का आ गया है, और लंग्स पूरा बंद है, स्पाइन में भी आ गया। फिर डॉक्टर जी ने बोला सम डेज मे बी, ज्यादा दिन नहीं इसके पास, लास्ट स्टेज में बताया था सर। जी अभी वो आराम से अकेली कूर्ग में खुद का काम कर ली थी सर। ये अपना ये। बहुत थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल मैम, आपसे ये एक्सपेक्टेशन है मुझे बहुत बढ़िया। जी हितेन सर, मिठाई ज्यादा खाइए मैडम, मिठाई कम खाइए। जी हितेन शिवा सर। हितेन सर, दिव्या मैडम उसके बाद हितेन सर। जी दिव्या मैडम, दिव्या मैम। नमस्ते सर। सर कैंसर के मेरे पास में 2 आए, गैंग्रीनोल 4 का एक्सटर्नल एप्लीकेशन, विद इन अ वीक सारे सिम्टम सबसाइड हो गए। सर एक जो केस डिस्कस किया था पूरी बॉडी में फैल गया, डॉक्टर ने उसको मना कर दिया था रेडियो के लिए। पेशेंट सरवाइव कर गया, 1 महीने हो गए, उसकी रेडियो शुरू हो गई। भी शौक है कि कैसे पॉसिबल है ये। सर बहुत बढ़िया दिव्या मैम। एक और क्रॉनिक केस था, लोअर लिम्ब पैरालिसिस, उसको स्पाइनल सर्जन ने इमीडिएटली सर्जरी के लिए बोला था, और यूट्रस कैंसर के पेशेंट ने रिकमेंड किया था क्योंकि उनको भी सर्जरी रुक गई, कैंसर में उनको काफी आराम है, रिपोर्ट्स रिवर्स हो रही हैं। इनका कोई एमआरआई देखा, कोई फिशर नहीं दिख रहा था, कोई फ्लूइड लीकेज नहीं दिख रहा था, तो मैंने इनको बोला एक बार आप न्यूरो से मिलना ऑपरेशन कराने के पहले और ये मेडिसिन लेना। आज सर उनका मैसेज आया 1 हफ्ते हुए कि अब मैं चल पा रही हूँ, खड़ी हो पा रही हूँ, क्या आप मुझे पूरी तरह से सही कर दोगे? मैं आपकी मेडिसिन कंटिन्यू करना चाहती हूँ। सर ये आपकी वजह से है। थैंक यू सो मच आप सर। लोगों की मेहनत है। हमारी महिला मंडल बहुत खतरनाक है। मलिका मैम, नीलिमा भोसले मैम, शुभांगी मैम, दिव्या मैम, खुशबू मैम, अभी नए हमारे जुड़े दिल्ली के रेनू मैडम, रेनू शर्मा मैडम, उनको भी एक्टिवेट करना है। काफी लोग, हेड्स अप आप सबको। थैंक यू सर। आज हम समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं।